हिंदी नवम वर्ग गद्य खंड। कहानी का प्लॉट शिव पूजन सहाय। लेखक परिचय। शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 ईस्वी को ग्राम उनवास, जिला बक्सर, बिहार में हुआ था। 1912 ईस्वी में आरा के एक हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सामाजिक जीवन का शुभारंभ हिंदी शिक्षक के रूप में किया और साहित्य के क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आए। इनके आरंभिक लेख तथा कहानियाँ शिक्षा, लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित है। 1921-22 ईस्वी के आसपास आपने आरा से निकलने वाली मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1923 ईस्वी में कलकत्ता के मतवाला मंडल के सदस्य हुए और कुछ समय के लिए आदर्श, उपन्यास, तरंग तथा समन्वय आदि पत्रों का समन्वय और संपादन का कार्य किया। 1934 ईस्वी में लहेरियासराय जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। स्वतंत्रता के बाद बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक रहे। इनकी कृतियों में देहाती दुनिया 1926 ईस्वी प्रयोगात्मक चरित्र प्रधान औपन्यासिक कृति है। कहानी का सारांश है। कहानी का प्लॉट शिव पूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। शिव पूजन सहाय एक सफल कहानीकार हैं, परंतु स्वयं को कहानी लेखन योग्य प्रतिभाहीन बताते हैं, जिसका कारण उनका विनोदी स्वभाव और बड़प्पन है। कहानीकार के गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भगजोगनी। मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा थे और दारोगा जी ने खूब रुपया कमाया था। दारोगा जी जो कमाए उसे अपनी ज़िंदगी में ही फूंक ताप गए। उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी, वह भी महज 7 रुपये की थी। इसी घोड़ी को बेचकर मुंशी जी ने दारोगा जी का श्राद्ध संस्कार किया था। जब दारोगा जिंदा थे तो मुंशी जी रोज़ 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। हर साल एक नया जलसा करते थे, परंतु दारोगा जी के मरने के बाद तो चुल्लू भर करवा तेल मिलना भी मुहाल हो गया था। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। मुंशी जी की बेटी भगजोगनी गरीबी में पैदा हुई थी और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर हो गई थी। वह अभागिन तो थी ही, परंतु इसमें शक नहीं कि सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी। कहानीकार पहले पहल उसे 11 वर्ष की अवस्था में देखे थे, परंतु उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उसका कलेजा कांप उठता है। जब वह सयानी हो गई तो मुंशी जी को उसकी शादी की चिंता हुई, मगर हिंदू समाज कब बिना दहेज के किसी कन्या का वरण करने वाला था। कहानीकार ने भी अथक प्रयास किए कि उसकी शादी किसी भले मानस घर के लड़के से हो जाए, परंतु यह तो हो न सका। उसकी शादी 41-42 वर्ष के अधेड़ से कर दी गई। वह अचानक चल बसा और पुनः भगजोगनी का विवाह उसके सौतेले बेटे से कर दी गई।
भारतीय समाज की विद्रूपताओं का पर्दाफाश करती यह कहानी बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म का बुरा प्रभाव इत्यादि अर्थों को अपने में समेटे हुए समाज की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराती है। पाठ के साथ प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। लेखक अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए ऐसा कहते हैं कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं। जो बड़ा कहानीकार या रचनाकार होता है वह अपनी रचनाओं का स्वयं मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि उनकी रचनाओं का मूल्यांकन आलोचक करते हैं। रचनाकार सामाजिक मूल्य और अपने मूल्य दोनों को मिलाकर एक नया आकार देता है जो जीवन के आसपास परिघटनाओं पर आधारित होता है। वह समाज में हो रही घटनाओं की समीक्षा करता है, उसकी समस्याओं को अपनी रचना में जगह देता है और आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देता है। समाज की विद्रूपताओं को उजागर कर फिर दोबारा ऐसी घटना न हो, उसके लिए रचनाकार पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसीलिए रचनाकार कहता है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि वह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। यह भारतीय समाज में ही व्याप्त बुराई के प्रति सचेत करने वाली कहानी है। प्रश्न 2, लेखक ने भाग्यजोगिनी नाम ही क्यों रखा? भाग्यजोगिनी एक प्रकार का कीट पतंग है जो अपनी प्रकाश उत्पन्न करता है। जब कभी भी अंधेरा होता है तो वह आसपास के परिवेश को अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाशित कर देता है। भाग्यजोगिनी अभागिन तो थी, लेकिन सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक लेखक ने वैसी सुघर लड़की नहीं देखी थी। इसी कारण लेखक ने मुंशी जी की लड़की का नाम भाग्यजोगिनी रखा। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। दारोगा होने के नाते उनकी कमाई बड़ी अच्छी थी, लेकिन दारोगा जी बड़े खर्चीले और शौकीन मिजाजी थे। अपने इस खर्च और शौकीन के कारण उन्होंने अपने जीते जी सब कुछ खर्च कर डाला और मरने के बाद अपने छोटे भाई मुंशी जी को गरीबी की हालत में छोड़ गए। दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? दारोगा जी की तरक्की रुकने की मूल वजह उनका घोड़ी प्रेम था। दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी। घोड़ी ऐसी कि कान काटती थी। तुर्की घोड़े का यूँ कहें कि बारूद की पुड़िया थी। इतनी अच्छी घोड़ी पर कुछ बड़े अंग्रेज अफसरों की दांत गर गई थी, लेकिन दारोगा जी तो शौकीन मिजाजी ठहरे। उन्हें सबको निबुआ नून चटा दिया। इस कारण अफसरों ने उनकी तरक्की होने न दी। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? दारोगा जी ने तो अपने जीते जी ही सब कुछ लुटा दिया था अपनी शौकीन मिजाजी के कारण, लेकिन अंत में एक घोड़ी छोड़ गए जो बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों की आंखों में थी। उस घोड़ी को एक गोरे ऑफिसर के हाथों बेचकर मुंशी जी ने दारोगा जी का श्राद्ध बड़े धूमधाम से करा दिया। यदि वह घोड़ी न होती तो मुंशी जी को कर्ज लेकर श्राद्ध करना पड़ता। इस तरह घोड़ी बेचकर मुंशी जी अपने भाई से उरीन हुए। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि थानेदार ने अपने जीवन में जो भी 2-4 पैसा कमाया वह ईमानदारी मेहनत का पैसा न था, बल्कि वह घपले से कमाया गया पैसा था। जब व्यक्ति ईमानदारी से कुछ अर्जन करता है तो वह ईमानदारी से ही खर्च करता है। कहते हैं कि मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखलाती है। यहाँ थानेदार की यदि मेहनत की कमाई होती तो सोच समझकर खर्च की जाती। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है।
मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं। लेखक ऐसा क्यों कहता है? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक तरफ कहानी की नायिका भगजोगिनी की अनोखी सुघराई, दूसरी तरफ उनकी दर्दनाक गरीबी और जिस पर तिलक दहेज का जमाना। इस दारुण स्थिति में उसका विवाह होना कठिन दिखाई पड़ता था। उसकी गरीबी के भयावने चित्र लेखक के हृदय पट को व्यथित कर देता है। इसीलिए लेखक कहता है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि सच्ची घटना को प्रभावशाली बनाने के लिए भड़कीली भाषा का प्रयोग कर सकूं। भगजोगिनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? भगजोगिनी सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी। लेखक आज तक वैसी सुघर लड़की नहीं देखी थी। लेकिन दरिद्रता दानवी के सामने सुंदरता सुकुमारी कब तक जिंदा रह सकती है? भगजोगिनी की अथाह गरीबी भला सौंदर्य को कैसे खिलने देती? वह दाना दाना के लिए मोहताज थी। कपड़े के नाम पर एक चिथरा जो बड़ी मुश्किल से लज्जा ढक पाता था। बाल तो तेल के बिना जुओं का घर और घोंसले हो गए थे। बिन माँ की गरीब बेटी का सौंदर्य भला कैसे खिले जब अन्न ही न नसीब हो? भगजोगिनी गांव के लड़कों की बाट क्यों जोहती रहती थी? जब भूख की आग सताती है तो वह विवश कर देती है। उसकी खोज के लिए गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चवेना लेकर खाते हुए घर से निकलते थे, तो भगजोगिनी उनकी बाट जोहती रहती थी ताकि उसमें से थोड़ा सा उसे भी मिल जाए। तब भी मुश्किल से एक दो मुट्ठी चवेना जुटा पाती थी और कुछ दिनों से कुछ ही सही इसी आस में अपनी जठराग्नि शांत करने के लिए वह गांव के लड़कों की बाट जोहती रहती थी। मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? मानव का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने शरीर पर कष्ट खेल सकता है परंतु अपने संतान को कष्ट में नहीं देख सकता। यदि वह विवश हो जाता है अपनी संतान की जरूरत पूरी करने में तो जीना गवारा नहीं लगता। किसी दिन भगजोगिनी दिन भर गांव घूमने के बाद भी कुछ खाने को नहीं जुटा पाती है और अपने पिता मुंशी जी से धीमी आवाज़ में कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उक्त वक्त मुंशी जी का जी चाहता है कि गल फांसी लगा करके मर जाएं। भगजोगिनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज के किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? इस तरह की घटना भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह जैसी कुरीति की ओर संकेत करती है। बेमेल विवाह से उत्पन्न स्थिति में इस तरह का दंश नारी को झेलना पड़ता है। यह सब गरीबी या फिजूल खर्ची से उत्पन्न समस्या है। आशय स्पष्ट करें। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली की शिव पूजन सहाय रचित कहानी का प्लॉट से उद्धृत है। लेखक कहते हैं कि दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब ऐश मौज किया करते थे। मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे, गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल करके पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। एक शाम 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। किंतु जब भैया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा भी बंद हो गया। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के शिव पूजन सहाय रचित कहानी का प्लॉट से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से
कहानीकार समाज में व्याप्त कुरीतियों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। हमारे समाज में व्यक्ति जब ऊंचे ओहदे पर होता है, उसकी कमाई अच्छी होती है, तो वह खूब मौज मस्ती करता है और भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचता है। परंतु जब किसी आपदा के कारण उसकी आर्थिक स्थिति दबाडोल हो जाती है, तो बाकी जीवन नरक या जहर के समान हो जाता है। कहानी में दरोगा जी के ज़माने में उनके भाई मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे। गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। एक जून में 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था, किंतु जब बहिया बह गई तो चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा भी ठंडी हो गई। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी, वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। कहने का आशय यह है कि जी, जब आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो खूब मौज मस्ती किया और आगे भविष्य के प्रति सचेत नहीं रहे, परंतु अब वही अमीरी सालती है। इसीलिए लेखक कहता है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। धन्यवाद।